नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन अर्थात अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार क्या था? कृषि, पशुपालन, शिल्प व उद्योग, व्यापार व वाणिज्य था। अब सबसे पहले कृषि के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो जीवन प्रणाली है उसका जो मुख्य आधार था वो कृषि थी। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें क्या है, जीवन का जो सबसे जो जीवन प्रणाली है उसका जो मुख्य आधार क्या है? कृषि। सिंधु घाटी जो सभ्यता की जीवन प्रणाली का जो मुख्य आधार कृषि है। और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख खाद्यान्न थे वह कौन से थे? गेहूं व जौ। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख खाद्यान्न गेहूं व जौ थे। इसके अलावा अन्य फसलें भी थी जैसे चावल, कपास, मटर, तिल, सरसों आदि फसलें भी थी। लेकिन जो खाद्यान्न का मुख्य आधार था वह गेहूं व जौ। इस जो प्रमुख जो खाद्यान्न फसलें थी वो कौन सी थी? गेहूं व जौ। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं की 3 प्रजातियों से व जौ की 2 प्रजातियों से परिचित थे। सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे वो गेहूं की 3 प्रजातियों से परिचित थे और गेहूं की 3 प्रजातियों से परिचित थे और जौ की 2 प्रजातियों से क्या थे? परिचित थे। अब गेहूं की कौन कौन सी प्रजाति थी? ट्रिटिकम कंपैक्टम, ट्रिटिकम कंपैक्टम एक जो किस्म थी या प्रजाति थी गेहूं की, वो कौन सी थी? ट्रिटिकम कंपैक्टम एवं ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे वे गेहूं की 3 प्रजातियों से परिचित थे। अब वो प्रजाति कौन कौन सी थी? ट्रिटिकम कंपैक्टम और ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। इसके अलावा जौ की 2 प्रजातियों से वह परिचित थे, हॉल्डियम बल्गेर जो जौ की एक प्रजाति तो कौन सी थी? हॉर्डियम बल्गेर और एक थी हेक्सा स्टिकम। तो एक तो हॉर्डियम बल्गेर और दूसरी कौन सी थी? हेक्सा स्टिकम। ये किसकी थी? जौ की प्रजातियां थी। और गेहूं की कौन सी प्रजाति थी? ट्रिटिकम कंपैक्टम और ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। तो गेहूं की प्रजाति ट्रिटिकम कंपैक्टम और ट्रिटिकम स्फेरोकोकम और जौ की हॉर्डियम बल्गेर और हेक्सा
स्टीकम। इसके अलावा जो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल व रंगपुर से चावल के प्रमाण पाए गए। कहां से पाए गए? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल व रंगपुर से, अर्थात गुजरात व राजस्थान से मुख्य रूप से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। परंतु जो ये चावल था, ऐसा बताया जाता है ये निम्न कोटि का चावल था। और हुलास नामक एक स्थान है, हुलास नामक एक स्थान है, और चावल की खेती किए जाने के जो स्पष्ट प्रमाण मिले हैं यहां से, चावल की जो खेती के जो स्पष्ट प्रमाण जो मिले हैं वो हुलास से मिले हैं। लेकिन एक बात और, यह उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है, लेकिन यह उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। और हड़प्पा कालीन जो स्थल थे उसमें जो चावल के जो साक्ष्य मुख्य रूप से मिले हैं वह लोथल और रंगपुर से मिले। इसके अलावा गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले? गेहूं के साक्ष्य हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, गेहूं के जो साक्ष्य मिले हैं वह हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसके अलावा जौ के साक्ष्य कहां से मिले हैं? उत्तम किस्म के जो जौ मिले थे वो बनावली से मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व कालीबंगा से जौ के हमें साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा बाजरे के साक्ष्य हमें कहां से मिले? जो हमें बाजरे के जो साक्ष्य मिले हैं वह हड़प्पा, लोथल, सुर्तघई, बाजरे के जो साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा, लोथल, सोरतुघई स्थान से मिले हैं। इसके अलावा सुरकोटड़ा व रोजडी, रोजदी से भी किसके साक्ष्य मिले हैं? हमें बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा से किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तरबूज के बीज, मटर, हड़प्पा से तरबूज के बीज, मटर, एक बात खजूर के साक्ष्य मिले हैं, खजूर के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से जौ, बनावली से जौ, तिल व सरसों के साक्ष्य हमें मिले हैं। हरियाणा का एक क्षेत्र है बालू क्षेत्र, यहां से हड़प्पा, सभ्यता में हरियाणा में, हड़प्पा सभ्यता में हरियाणा में बालू क्षेत्र में, हड़प्पा सभ्यता के हरियाणा में
बालू क्षेत्र में सर्वाधिक फसली साक्ष्य प्राप्त हुए। सर्वाधिक फसली साक्ष्य, जो सर्वाधिक फसली साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? हरियाणा में बालू क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। और यहां से विविध प्रकार की फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे जौ, गेहूं, चना, हरा चना, तरबूज, खजूर। इसके अलावा यहां पर अंगूर, विभिन्न प्रकार के मटर, अदरक आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जौ, गेहूं, मतलब कई प्रकार की जो फसलें हैं वो कहां से प्राप्त हुई है? हरियाणा के बालू क्षेत्र से। यानी कि जो सर्वाधिक जो फसली साक्ष्य, सर्वाधिक फसलों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए? हरियाणा में बालू क्षेत्र से हमें प्राप्त हुए। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसको जाता है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसको है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। सर्वप्रथम कपास उगाने का जो श्रेय है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। और यूनानियों ने इसे कपास को, यूनानियों ने कपास को किस शब्द से संबोधित किया है? सिंडोन। कपास को सिंडोन शब्द से संबोधित किया है, जिसकी उत्पत्ति कहां पर हुई? सिंध में हुई। जो यूनानियों ने जो कपास को किससे संबोधित किया है? सिंडोन शब्द से, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई? जिसकी उत्पत्ति सिंध में हुई। सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है? रागी और जो ईख के उत्पादन से अपरिचित थे। रागी व ईख के उत्पादन से अपरिचित थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वे रागी जो व ईख जो फसल थी उससे अपरिचित थे। अब तक क्या है? सिंधु सभ्यता में क्या है? 9 प्रकार की फसलों की पहचान हो चुकी है। सिंधु सभ्यता में 9 प्रकार की फसलों की पहचान हो चुकी है। उसमें एक किस्म कौन सी है? ब्रांसिका जुन्सी। अब तक 9 फसलों की पहचान हो चुकी है। कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। और उसमें एक किस्म कौन सी है? ब्रांसिका जुन्सी है। लोग क्या करते थे? नवंबर के महीने में जब सिंधु नदी का पानी, जो बाढ़ का पानी है, वह उतरने के बाद, जब पानी निकल जाता था, उतर जाता था, तब उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें जौ और गेहूं की रबी फसलों को बोते थे। यानी कि जो रबी की जो फसल बोई जाती थी वह कब बोई जाती थी? नवंबर के महीने में, जब बाढ़ का पानी उतर जाता था और सिंधु नदी का। उसके बाद विशेष तौर से जौ और गेहूं जैसी रबी की फसलों को बोया जाता था तथा मार्च व अप्रैल में उसको काट लिया जाता था। खरीफ की फसल विशेष तौर से तिल व कपास, कौन सी फसलें? खरीफ की फसलों को क्या होता था कि जुलाई में बोया जाता था और सितंबर और अक्टूबर में काट लिया जाता था।
यानी कि रबी की फसल को नवंबर में बोया जाता था और अप्रैल में काट लिया जाता था, जबकि खरीफ की फसल को जुलाई में बोया जाता था और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की जो उर्वरता है उसका मुख्य कारण जो सिंधु नदी में प्रति वर्ष क्या है, जो बाढ़ का आना था, प्रति जो क्या है, जो इसकी जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी उर्वरता का मुख्य कारण क्या था कि जो क्या है कि सिंधु जो नदी है उसमें प्रतिवर्ष बाढ़ का आना था। उपकरण क्या है, प्रस्तर यानी कि पत्थर एवं कांस्य धातु से बने हुए थे। मतलब क्या है, जो उपकरण बने होते थे वे विशेष तौर से किसके बने होते थे, पत्थर के बने होते थे या कांस्य धातु के बने होते थे, जैसे हल कुदाल आदि। जैसे हल व कुदाल किसके बने होते थे, मुख्य रूप से कांस्य धातु के या पत्थर के बने होते थे। डीडी कौशाम्बी ने क्या कहा है, डीडी कौशाम्बी ने यह कहा है, यहां पर क्या है कि जो भारी हल है उनका सिंधु सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था। डीडी कौशाम्बी महोदय क्या कह रहे हैं कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके लोगों को भारी हल का ज्ञान नहीं था, लेकिन बनावली व बहावलपुर से क्या मिला है, मिट्टी से बने हल मिले हैं। बनावली व बहावलपुर से मिट्टी से बने हल प्राप्त हुए। इसके अलावा मैंने पहले बताया था कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए और हल रेखा के साक्ष्य प्राप्त हुए। जुते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए व हल रेखा के प्राप्त हुए हैं। और बिना हल के गहरी जुताई नहीं हो सकती, बिना हल के गहरी जुताई नहीं हो सकती। और अगर गहरी जुताई नहीं होगी तो फसल उत्पन्न नहीं होगी और अधिशेष उत्पादन नहीं निकल पाएगा, अधिशेष उत्पादन नहीं निकल पाएगा। और यदि अधिशेष उत्पादन नहीं निकलेगा तो नगरीकरण भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीकृत थी, नगरीय सभ्यता। इसलिए दोस्तों डीडी जो कौशाम्बी है उनके मत को तर्क संगत नहीं माना जा सकता। हालांकि हमें जो किसी भी प्रकार का हल व फावड़ा नहीं मिला है, हालांकि हमें हल व फावड़ा नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है संभवतः ये लकड़ी के हलों का प्रयोग करते होंगे और लकड़ी गल गई होगी तो लकड़ी के जो हल हैं उनका प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोग करते होंगे। इसके अलावा फसल काटने के लिए ये पत्थर के हंसिए का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए ये लोग पत्थर के हंसिए का प्रयोग करते थे। अब दोस्तों पशुपालन, पशुपालन भी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार था। इस समय कई पशुओं को पाला जाता था, जैसे बैल, गाय, कुत्ता, सूअर, बकरी, हिरण, गधा आदि पालतू पशु थे।
लेकिन गाय, ऊंट, अश्व, बस सिंह, गाय, ऊंट, बा क्या है, अश्व का मैंने पहले ही बता चुका हूं कि मोहरों पर अंकन नहीं मिला है। गाय, ऊंट व अश्व यानी घोड़े का अंकन नहीं मिला है। यहां जो महत्वपूर्ण फसल, जो महत्वपूर्ण पशु थे उनमें, पालतू पशु थे उनमें कुंवरदार बैल, बिना कुंवरदार मवेशी, कुंवरदार पशु, बिना कुंवरदार पशु, और इसके अलावा भैंस महत्वपूर्ण पालतू पशु थे। और पशुपालन मुख्यतः किस लिए किया जाता था? विशेष तौर से दूध व मांस के लिए तथा बोझा ढोने के लिए। पशुपालन जो मुख्यतः किया जाता था वह किया जाता था बोझा ढोने के लिए व दूध व मांस के लिए। गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में एक स्थान है शिकारपुर। गुजरात के कच्छ जिले में एक स्थान है शिकारपुर। यहां से पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य पाए गए। यहां से क्या है, जो सर्वाधिक संख्या में, जो गुजरात के कच्छ जिले में शिकारपुर नामक स्थान है, वहां से क्या है, जो सर्वाधिक संख्या में जो पशु हैं, उन जो पालतू पशु हैं, उनकी हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। और शिकारपुर के लोगों का महत्वपूर्ण आहार क्या था? पालतू पशु। शिकारपुर के लोगों का जो महत्वपूर्ण आहार था वो क्या था? पालतू पशु। गुजरात, यह गुजरात के कच्छ जिले में है और यहां पर पालतू पशुओं के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। पालतू पशु व वन्य जीवों की हड्डियों के सर्वाधिक जो साक्ष्य मिले हैं वो शिकारपुर से मिले। इसके अलावा जो एक स्थान है नेसदी, हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान है नेसदी। यह क्या है? पशुपालकों का प्रमुख केंद्र था। हड़प्पन पशुपालकों का प्रमुख केंद्र था। कौन सा था? नेसदी क्या है? हड़प्पन जो पशुपालक है उनका प्रमुख केंद्र था। जो हड़प्पा सभ्यता में हमें घोड़े के कुछ ना कुछ अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है यह नहीं कहा जा सकता कि ये घोड़े से अपरिचित थे। हमें जो अश्व है, घोड़ा है, उसके कुछ ना कुछ अवशेष अवश्य मिले हैं। इसका मतलब है यह पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता कि घोड़े का अस्तित्व नहीं था। हालांकि मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं मिला है, इसका मतलब है यह आम चलन में नहीं था। घोड़ा आम चलन में नहीं था। मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह से क्या मिले हैं? घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह से क्या मिला है? घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। और राणा भंडाई से क्या मिला है कि यहां से घोड़े के दांत मिला है। घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो घोड़ा का जो अस्तित्व है वह पूर्णतः क्या है? नकारा नहीं जा सकता। घोड़ा सीमित रूप से क्या था? उपयोग का साधन हो सकता है। हालांकि यह आम चलन में नहीं था क्योंकि मोहरों पर अंकन घोड़े का नहीं मिला है। फिर भी कुछ ना कुछ साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। और
जो राणा गुंडई है, ये यहां से जो घोड़े के साक्ष्य मिले वह प्राक हड़प्पा स्थल से मिले हैं, वह प्राक हड़प्पा से मिलेंगे। दोस्तों, शिल्प उद्योग व व्यापार व वाणिज्य के बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों।